वेलकम टू माय चैनल। पर ये स्माइल रूही को अंदर तक खा गई। अभय रूही की ओर करीब आ गया और दोनों की नाक एक दूसरे की नाक को टच कर रही थी। शायद तुम भूल रही हो, तुम मेरी वाइफ हो। अभय ने रूही की नाक पर अपनी नाक रगड़ कहा, एक्स वाइफ, डाइवोर्स हो गया है हमारा। मिस्टर आर्यन, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है, डॉक्टर को दिखा दीजिए। रूही ने अपना चेहरा इधर उधर कर कहा, किसने कहा हमारा डाइवोर्स हो गया है? तुम आज भी मेरी बीवी हो और रहोगी 7 जन्मों के लिए, ज़बरदस्ती ही सही, पर तुम्हें बांध लिया है, अभय ने कहा उसके साथ रूही की कमर को सहला रहे। रूही उसकी बात सुन उसे देखने लगी। अभय उसे ऐसा देखते हुए तो कहा, मैं कौन हूँ ये तुम अच्छे से जानती हो, मैं क्या कर सकता हूँ ये भी तुम अच्छे से जानती हो। बीवी, मुझे बार बार खुद को प्रूफ मत करने दो क्या हूँ। और रही बात हमारे डाइवोर्स की, कभी हुआ ही नहीं, अभय ने कहा। रूही की ड्रेस हल्की नीचे कर उसके उबरों के जस्ट ऊपर लव वाइट दे दी। रूही की उस दर्द से छटपटाने लगी। ये सजा है तुम्हारी इस ड्रेस को पहनने की, अभय ने उस लव वाइट को अपने हाथ से सहलाकर कहा। रूही पैर मारने को हुई। अभय ने अपने एक पैर से रूही के दोनों पैर को जकड़ लिया। हम दोनों ने साइन किए हैं डाइवोर्स पेपर पर, रूही ने दांत पिसते हुए कहा। हाँ बात तो सही है, साइन तो किए हैं, पर कोर्ट तक तो नहीं पहुँचे। तो बीवी, हमारा डाइवोर्स नहीं हुआ है, तुम मेरी बीवी हो, अभय ने रूही के नीचे वाले होठों को पॉट बनाकर कहा। ये मेरे नाम का सिंदूर कहाँ है? तुम्हारी खाली मांग अच्छी नहीं लगती बीवी, मेरे नाम का सिंदूर लगाया करो, खूबसूरत लगोगी, अभय ने रूही के खाली मांग को देखकर कहा। रूही हिलाने लगी। कोई बीवी नहीं हूँ मैं, मुझे छोड़ो, रूही ने खुद को छुड़ाने के लिए कहने लगी। इतना गुस्सा नहीं बीवी, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अभय ने कहा। रूही गुस्से में अभय को घूरने लगी। भूल गई होगी ना, लगना में ही लगा देता हूँ, अभय ने कहा और अपने कटे हुए हाथ से रूही की मांग में भरने को हुआ। रूही ने अभय का हाथ देखा तो कटा हुआ था, उसमें अभी भी खून गिर रहा था और उसी से उसने रूही के दोनों हाथों को पकड़ा हुआ था। उसके हाथों में भी खून लग चुका था। अभय ने रूही का हाथ छोड़ उसकी मांग में अपने हाथ को रखने को हुआ। रूही ने कसकर अपना पूरा जोर लगाकर धक्का दे दिया। अभय रूही से दूर होकर उस दूसरे साइड गिर गया। रूही जल्दी से बेड से उठ गई और गेट खोलने लगी, पर गेट तो खुल ही नहीं रहा था। रूही ने कितनी भी कोशिश कर ली, कोशिश बेकार है, नहीं खुलेगा जब तक मैं नहीं चाहूँगा। पीछे से अभय की आवाज़ आई। रूही ने पीछे पलट कर देखा तो अभय अपने हाथों पर सर पर टेक लगाकर लेटा हुआ था। रूही उसे कंफ्यूज देखने लगी। तुम कुछ भूल रही हो, जब तुम यहाँ आई थी तो तुमने यहाँ के बारे में पता नहीं किया था क्या? अभय बेड से उठ गया, रूही के पास आने लगा। रूही फिर भी उसे कंफ्यूज देख रही थी। ये होटल AR इंडस्ट्रीज के अंडर आता है, तुमने यहाँ आते हुए नेम प्लेट पर AR का लोगो तो देखा ही नहीं होगा, अभय ने कहा। रूही को याद आ गया। हाँ, वो जब यहाँ आई थी तो होटल के नेम प्लेट के पास एक लोगो लगा हुआ था AR का। रूही ने कसकर आंखें बंद कर ली। वो ये गलती कैसे कर सकती है? अगर पता होता कि ये होटल AR के अंडर आता है तो वो कभी यहाँ नहीं आती। अभय रूही के करीब आ गया। रूही गेट से टिक गई। रूही ने उसे आँख डालकर कहा, मेरे करीब आने की कोशिश मत करो, मेरा और आपका जब कोई भी रिश्ता नहीं, दूर रहो मुझसे। अभय रूही के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहा, रिश्ता क्या है क्या नहीं ये तो मैं बता चुका हूँ, एक बार तो और बता देता हूँ। अभय ने अपने कटे हाथ को रूही की मांग में रख दिया, जिससे खून पूरा रूही के मांग में गिर गया। रूही ने गुस्से में अभय को धक्का दिया, कस कर एक थप्पड़ मार दिया। रूही के थप्पड़ मारने से अभय का गाल लाल पड़ गया। ये थप्पड़ इतनी जोर था कि अभय ने अपने हाथ गाल पर रख लिए थे। ये वैसा ही थप्पड़ था जो कि उन दोनों के मुलाकात में रूही ने अभय को गलतफहमी के चलते मारा था। रूही ने अभय की कॉलर अपने आंखों से आंसू भर कर पकड़ा। क्यों बार बार मेरी जिंदगी में आ रहे हो? खत्म कर चुके हैं सब कुछ, क्यों मेरी लाइफ मुश्किल बना रहे हो? धक्के मर कर निकल चुके हो अपनी लाइफ से, तो फिर क्यों आ रहे हो आप? फिर जब प्यार करती थी तो मेरी फीलिंग्स को अपने पैरों तले कुचल दिया थे। दूर हुई तो फिर मुझे खुश नहीं रहने दे रहे हो। क्यों मुझे बार बार मरने की कोशिश कर रहे हो? कितनी ही मौत मर चुकी हूँ। अब जीते जी मैं एक पुतला बन गई हूँ, जिसका मन चाहा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर दाग लगा दिया, जब मन चाहा मुझे गले से लगा लिया, जब मन चाहा मुझे खुद से दूर कर दिया। जिसका जो मन में आया उसने वो किया मेरे साथ। मैं भी तो इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं हूँ।
जिसका जब मन चाहा खेल लिया और फिर तोड़कर फेंक दिया। क्या मुझसे कभी प्यार नहीं किया? आपने एक बार विश्वास तो किया होता। मुझ पर किसी ने फ़ोटोज़ भेज दी। क्या मैं कैरेक्टरलेस हो गई हूँ? क्यों किसी लड़की को किसी लड़के के साथ देख लोग गलत समझने लगते हैं? किसी लड़के के साथ दिख है तो क्या वो उसका बॉयफ्रेंड हो जाता है या फिर उसके साथ अफेयर हो जाता है? क्या आपका मेरा प्यार इतने में ही था? इतना ही विश्वास किया था आपने? नहीं मिस्टर अभय आर्यन, आपने तो कभी प्यार किया ही नहीं। अभय रूही की बात सुन रहा था तो वो शायद उसके दर्द को बाहर आने देना चाहता था। रूही अभय की कॉलर छोड़ कहा, नहीं चाहिए, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मैं अकेली ठीक हूँ। अभय ने रूही के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर कहा, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। हाँ मानता हूँ उस दिन पर तुम पर भरोसा नहीं किया क्योंकि ऋत्विक भाई माना कि भाई के वक्त आपको गलतफहमी हो गई थी, पर आपने तो कहा था कि कोई बदला नहीं लेना आपको मुझसे। फिर क्यों मुझे सबके सामने जलील होते हुए देख रहे थे? एक बार भी किसी से नहीं कहा कि आपकी बीवी कभी ऐसा नहीं कर सकती? अरे जब खुद को ही भरोसा नहीं है तो दूसरों को कहेंगे। रूही ने अभय को धक्का देकर कहा, रूही मेरी बात सुनो। अभय रूही के मारते हाथों को पकड़ने को हुआ पर रूही उसके सीने में मार रही थी। अभय ने एक झटके में रूही के दोनों हाथ को पकड़कर गेट से लगा दिया और उसके होठों पर होठ रख दिया। उसे ज़बरदस्ती किस करने लगा। रूही अभय को धक्का देने लगी पर अभय रूही के होठों को ऐसे चबा रहा था जैसे वो आज ही उसके होठों को सारा रस पी लेगा। रूही अभय के ऐसा ज़बरदस्ती करने से रोने लगी पर उसकी आवाज़ मुंह के अंदर ही रह जा रही थी। अभय ने उसे 7-8 मिनट बंद रूही को छोड़ा। रूही उसके छोड़ते ही कुछ बोलने को हुई। अभय ने फिर उसे किस करने लगा। रूही फिर चुप हो गई। अभय ने उसे 3 मिनट बाद छोड़ा। सही कहते हैं लोग की बीवी जब एक बार बोलना शुरू करती है तो चुप ही नहीं होती। अभय ने रूही के होठों पर अपनी उंगली फेरकर कहा, बस करने लगी। अभय ने सर ऊपर कर रूही के पकड़े हाथ को देखा जिसमें घड़ी बांधी थी। उसने रूही का हाथ छोड़ दिया। रूही ने अपने हाथ में बांधी घड़ी को देखा जो रेड सिग्नल दे रही थी। ये क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों? अभय ने घड़ी को देख फिर रूही को देखा। रूही ने घड़ी को देखा फिर घबराते हुए कहा, गेट खोलो जल्दी, मुझे बाहर जाना है। क्या हुआ है मुझे बताओ? अभय ने रूही के कंधे पर पकड़कर कहा, सिया कोई मुसीबत में है, गेट खोलो, वो मुझे बुला रही है। रूही ने फ्रस्ट्रेट होते हुए घबराते हुए कहा। अभय ने गेट के पास लगा छोटा सा रेड बटन दबा दिया जिससे गेट खुल गया। रूही गेट खुलते ही बाहर भागने लगी। तभी अभय भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। रूही हॉल में आई तो सारे मेहमान बाहर बैकयार्ड में खाना खाने गए थे। हॉल में वहाँ सिर्फ अभय और रूही विराज के गार्ड्स थे। जीवन रूही को देख उसके पास आया। सिया कहाँ है? रूही ने जीवन से रौब से गुस्से में पूछा। जीवन ने रूही का गुस्सा समझकर कहा, मैम हम पता कर रहे हैं, वो आपको ही ढूंढने के लिए गई थी, पर फिर ये इमरजेंसी घड़ी बजने लगी। रूही के खुद से कहा, वो मुझे ढूंढने गई थी, कहाँ है थी? सिया की लोकेशन चेक करो, वो कहाँ है? रूही ने जीवन से कहा। जीवन ने रूही से कहा, मैम रेहान ये काम कर रहा है, वो कॉल पर है। अभय वहाँ खड़ा हो बात आधी समझ ही गया था। सिया मिसिंग है। उसने अपने फ़ोन पर एक मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। अभय ने जैक और नियम से कहा, सारे गेट बंद कर दो, कोई भी बाहर यहाँ से जाना नहीं चाहिए, और जो जाए उनका पता करो, पूरे होटल में सीसीटीवी चेक करो। रूही रेहान से फ़ोन पर बात कर रही थी। मैम सिया की लोकेशन उसी होटल में है, रेहान ने कहा। इसी होटल में? रूही ने फिर पूछा। यस मैम, क्योंकि सिया ने हाथ की पहनी वॉच की लोकेशन इसी होटल में है, रेहान ने कहा। रूही ने गार्ड्स को देखकर कहा, जल्दी पूरे होटल को चेक करो, चप्पा छान मारो, मुझे सिया चाहिए। रूही ने ये बात बहुत गुस्से में कही थी। रूही के गार्ड्स के साथ साथ अभय ने गार्ड्स भी अपनी मैडम जी की बात जल्दी जल्दी भाग गए। रूही भी रेहान की बात बताई लोकेशन पर जाने लगी। यहाँ एक रूम पर, ये रूम काम स्टोर रूम ज़्यादा लग रहा था। यह एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, साथ में मारने की भी। बंधी हुई थी, उसकी बाजू से शर्ट फटी हुई थी, गालों पर चाटों के निशान थे, होठों से खून निकल रहा था, आँख के पास काला सा एक निशान पड़ चुका था। उसके दोनों हाथों रस्सी से बंधे हुए थे जिससे पर काले निशान पड़ गए थे। पैरों पर भी 2 बड़े बड़े पत्थर थे बंधे हुए रखा। सिया
उन पत्थर के कारण कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके सामने एक आदमी चेयर में बैठा था जो सिगरेट के कस ले रहा था। सिया उस आदमी को गुस्से में देख रही थी। बहुत मोटी चमड़ी है तू। आदमी सिया को गंदी नज़र से देखते हुए कुर्सी से उठा और सिया के पास आ गया। क्यों, तो इतने में थक गया क्या? तुझे ही तो इतनी मर्दांगी में बड़ा गुरूर है। सिया ने थोड़ी हंसी हंसते हुए कहा। ये लड़की उस आदमी के गुस्से में सिया को एक थप्पड़ मार दिया जिससे सिया का चेहरा एक साइड हो गया। आदमी ने अपनी लास्ट सिगरेट की कस भरी और सिया की शर्ट को फाड़ दिया जिससे सिया अब ब्लैक इनर वियर में आ गई। पर वो इनर वियर जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो एक ब्लैक स्किनी बॉडी टी शर्ट थी। क्या हुआ? यह क्या देख रहा था? तुझे क्या लगा मैं एक आर्मी एजेंट हूँ? दूसरों की सेफ्टी के साथ साथ खुद की भी सेफ्टी अच्छे से रखती हूँ। सिया ने सामने खड़े आदमी को देखकर कहा। बहुत गर्मी है ना, तुझे मेरी एक गर्मी में अभी निकालता हूँ। आदमी ने कहा। सिया के बालों को कस के पकड़कर उसका सर ऊपर किया और उसके गले पर चाकू रख दी। तेरी यही किस्सा खत्म करता हूँ। एक पल उसके सबको मारूंगा। तुम लोगों की वजह से मैंने जेल के 4 दीवारों पर बंद हुआ था। आदमी ने कहा। लेकिन इस बार तुझे जेल में डायरेक्ट ऊपर नर्क के दर्शन कराएंगे। काली बर्फ उर्फ कमलेशिया ने उसे देख कहा। तेरी मौत सामने है और तुझे डर नहीं लग रहा? काली ने चाकू सिया की गर्दन में धंसा कहा जिससे सिया की गर्दन पर हल्का कट लग गया और हल्का खून आने लगा। पर सिया के मुंह से उफ तक नहीं निकला। मौत से डरने वाले कायर होते हैं और मैं उन कायरों में से बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसे ही देश की रक्षा नहीं करते हैं। सिया ने अपनी दर्द से आंख बंद कर फिर खोल कहा। अब उसकी आंख लाल हो गई थी। आह साला, भगवान ने तुम लड़कियों को कितना एटीट्यूड भेजा है। काली ने चाकू सिया की गर्दन में हटा दी कहा। कितना भी कुछ हो जाए अपनी बात पर अड़े रहना इनकी आदत है, इसलिए मैंने अपनी बीबी को मारा था। साली बहुत चाकर चाकर करती थी। कान खराब हो जाते थे उसकी बकवास सुन सुनकर, इसलिए उड़ा दिया उसे। खल्लास जिंदगी में बहुत शांति थी। फिर तुम लोगों ने एंट्री मार ली और साला मेरी जिंदगी की तहस नहस हो गई। काली ने कहा। वो एक टेबल के पास चला गया। तो मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ दूं? सबको एक एक करके मारूंगा। काली ने टेबल से एक छोटी सी शीशी ली और इंजेक्शन में फील करने लगा। हम तेरी ज़िंदगी में नहीं घुसे, तू घुसा था हमारी ज़िंदगी में। जिस लड़की को तूने मारा था वो हमारी टीम मेंबर थी। सिया ने चिल्लाते हुए कहा। वो अपने हाथ पैर छोड़ने के लिए करने लगी। काली उसके पास आया। हाँ तो एक लड़की ही तो थी, साली बहुत जुबान चला रही थी। एक रात ही तो बिताना था उसके साथ। बहुत अकड़ दिखा रही थी तो मैंने उससे सबक सिखाया। काली ने कहा। सिया के पास इंजेक्शन लेकर आया। वैसे ही तुम्हें भी ऐसे ही तड़पा तड़पा के मारूंगा। काली ने इंजेक्शन सिया के हाथ के पास रख दिया। सिया उस इंजेक्शन को देख डरने लगी। नहीं, खोलो मेरे हाथ, फिर तुम्हें बताती हूँ, सिया ने गुस्से में कहा। वो हिलने लगी। काली ने सिया का चेहरा पकड़ा, उसके हाथ में इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। सिया उसके इंजेक्शन इंजेक्ट करने से कस कर आँख बंद कर ली। उसे अपने अंदर अजीब सा महसूस हो रहा था। अब तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सब तुम कर लोगी। काली ने सिया के चेहरे पर हाथ फेर कहा। सिया ने गुस्से में लाल आंखें बंद कर ली। कभी नहीं, नामर्द है तू, सिया ने उसके मुंह पर थूक कर गुस्से में कहा। सिया का थूक काली के चेहरे पर लग गया। काली ने अपना चेहरा पोंछा। गुस्से में सिया के चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। सिया चिल्ला उठी। उसकी चेयर नीचे गिर गई। सिया, साली तुझे अभी दिखाता हूँ अपनी मर्दांगी, काली ने कहा। अपने पैंट का बेल्ट खोलने लगा। यहाँ रूही रेहान के बताए पते पर चल रही थी। उसके पीछे पीछे अभय विराज थे। रूही एक कॉरिडोर से होते हुए नीचे जा रही थी। मैम, यही कहीं सिया का लोकेशन है, रेहान ने कहा। ये होटल का बेसमेंट है, विराज ने कहा। ढूंढे उसे, वो यहीं कहीं है, रूही के गार्ड्स से कहा। एक गार्ड आया। सर, यहाँ एक के सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ क्लियर कर दिया गया है, रिकवर किया जा रहा है, गार्ड्स ने अभय से कहा। अभय ने उन लोगों को सिया को ढूंढने का इंस्ट्रक्शन दिए। पूरे बेसमेंट में कार और आधा होटल का कबाड़ रखा हुआ था। रूही सिया को ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। उसकी सांस भरने लगी थी। उसके आंसू भी आ गए थे। वो जोर से चिल्ला रही थी, सिया। पूरे बेसमेंट में रूही की आवाज़ गूंज गई। अभय ने पलट कर रूही को देखा तो हताश हो गई थी। उसके आंसू अभी भी गिरने को हो रहे थे। अभय उसके पास आया। हम जल्दी सिया को ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो, अभय ने रूही को गले से लगाकर कहा। रूही की भी अभय को गले लगा लिया।
वो सिया को ढूंढने के चक्कर में भूल ही गई थी कि अभय को गले से लगाया है उसने। रूही की आवाज़ जिस सिया को काली ने रखा था उसके पास तक आ गई थी। काली ने जब रूही की आवाज़ सुनी तो वो गुस्से में आ गया। आ गई तेरी दोस्त तुझे बचाने, काली ने कहा। काली सिया के ऊपर बेल्ट मार रहा था। उससे किसी के पैरों को चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे धीरे इधर उधर पलट कर देख अपना बेल्ट वहीं फेंका और खिड़की से झांक कर देखा। वहाँ बेसमेंट में बहुत सारे गार्ड्स थे और आर्मी मैन भी थे। ये देख काली को पकड़ने का एहसास होने लगा। उसे लगा वो आज फिर गया। उसने सिया को नीचे पड़े देखा और एक वहाँ राखी पुरानी अलमारी को साइड किया। वहाँ एक सीक्रेट डोर ओपन हो गया। काली ने जल्दी से उसे खोला और भाग गया। सिया अपनी आधी खुली आंखों से देख रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। सिया को एहसास हो गया था रूही यहीं कहीं उसे ढूंढ रही है। सिया अपने आप को चेयर से उठने लगी पर उसकी हिम्मत हार गई थी। वो कोशिश कर रही थी। आधी में उठी फिर जोर से गिर गई। सिया ने आधी खुली आंखों से अपने हाथ में पहनी घड़ी को देखा। उसने दूसरे हाथ से उसे पकड़ने को हुई पर रस्सी बंधे हाथ पहुंच ही नहीं पाए। सिया बड़ी मुश्किल से अपने हाथों को वहां तक पहुंचाए घड़ी को पकड़कर दबा दिया। रूही यहाँ अभय को गले लगा रखा था। उसकी आवाज़ फिर बजने लगी। रूही जल्दी से अभय से अलग हुई और आवाज़ को देखने लगी। सिया यही कहीं है, रूही ने कहा। वो लोग फिर सिया को ढूंढने लगे। अभय एक जगह आकर रुका। वहाँ एक बेसमेंट था। थोड़ा थोड़ा उजाला आ रहा था। अभय ने सारी जगह देखा। यहाँ तो कहीं भी खिड़की नहीं फिर उजाला कहाँ से आ रहा है। वो धीरे धीरे उस उजाले की तरफ बढ़ने लगा। उसे एक खिड़की दिखी। अभय ने थोड़ा झांक कर देखा तो सामने सिया की पीठ दिखी जिसे देख अभय गेट ढूंढने लगा। उसे एक लड़की का रखा बोर्ड दिखा। अभय उसे हटाने की कोशिश करने लगा जिससे उसके हाथ में लग गई। जिस हाथ में उसे लगा था वही हाथ में फिर लग गई। अभय ने अपने दर्द को छोड़ गेट खोलने लगा। बोर्ड को धक्का मार कर तोड़ दिया। अभय अंदर आया जहाँ सिया नीचे गिरी हुई थी। वो उसके पास आया। रूही सिया यहाँ पर है, अभय ने आवाज़ अलग कहा। रूही ने अभय की आवाज़ सुनी और वो भागते हुए उसके पास आ गई। अभय सिया की चेयर से खड़ा किया। सिया की हालत देख वो शॉक हो गया। उसने जल्दी से सिया के हाथ से रस्सी खोली पर वो खुल ही नहीं रही थी। अभय ने अपने पॉकेट से लाइटर निकाली और रस्सी को जलाकर खोला। सिया बस हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अभय ने सिया के पैर खोल कहा। सिया लंबी लंबी सांस ले रही थी। रूही वहाँ आई। सिया को देख वो घबरा गई। उसकी हालत देख वो भी शॉक हो गई। अभय ने सिया को गोद में उठाया और रूही को कहा, जल्दी मेरे पीछे आओ, हमें सिया को लेकर हॉस्पिटल जाना है। रूही जल्दी जल्दी उन दोनों के पीछे चलने लगी। अभय को सिया को लाता देख विराज भी उन लोगों के पीछे पीछे चला गया। अभय रूही को गोद में लेकर गाड़ी में बिठा दिया। रूही को भी बैठने को बोला। ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्पीड में भगा दिया। सारे गार्ड्स उन लोगों के पीछे आ गए। अभय ने गाड़ी देवेश के हॉस्पिटल में रोकी। रूही गाड़ी से बाहर उतरी। अभय सिया को गोद में लेकर बाहर आया। कार्तिक वहीं खड़ा हुआ था। सिया की ये हालत देख वो शॉक हो गया था। वो लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर आ गए। डॉक्टर नर्स सब रेडी थी। अभय ने सिया को स्ट्रेचर पर बैठाया। सिया ने कस कर रूही का हाथ पकड़ लिया। रूही उसके साथ ऑपरेशन थिएटर से के बाहर तक गई। डॉक्टर सिया को अंदर ले जाने लगे। रूही उसे अंदर जाना है, तब ही तो उसका चेकअप होगा। विराज ने रूही के कंधे पर हाथ रखकर कहा। रूही ने सिया से अपना हाथ छुड़वाया। डॉक्टर सिया को अंदर ले गए। रूही वही चेयर पर बैठ गई। उसने चेहरे पर हाथ रख रोने लगी। विराज उसके बाजू में बैठ गया। कुछ नहीं होगा सिया को, विराज ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। ऋत्विक भागते हुए वहां आया। अभय को देखा फिर चेयर में उठी रूही को जाकर उसने उसे गले लगा लिया। रूही ने भी ऋत्विक को देख गले लगा लिया। भाई सिया, रूही ने ऋत्विक के गले लगा रोते हुए कहा। ऋत्विक ने सिया का नाम सुना तो अभय को देखने लगा। अभय ने अपनी आंखों में हाँ में कह दिया। ऋत्विक ने ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा। उसे अब सिया को देखना था। उसने अभय को इशारा किया। अभय रूही के पास आ गया। ऋत्विक ने उसे अपने से दूर किया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ चला गया। अभय ने रूही को गले लगा लिया। कांच की खिड़की से सिया को अंदर देखा। सिया को देख
पता नहीं उसे कैसा लगा। नर्स बाहर आई। क्या हुआ है उसे? ऋत्विक ने पूछा। उन्हें ड्रग्स के साथ साथ पॉइजन भी दिया गया है, जिससे उनकी हालत बिगड़ रही है। हमें उनकी बॉडी से जहर निकालना पड़ेगा, नर्स ने कहा। वो चली गई। ऋत्विक ने सुना तो शॉक हो गया। कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रख ऋत्विक ने कार्तिक को देखा। कैसे हुआ ये? ऋत्विक ने पूछा। काली, कार्तिक ने कहा। ऋत्विक ने गुस्से में आंख बंद कर ली। जीवन कहा वहाँ आया। मैम, जीवन ने कहा। रूही ने जीवन को देखा, खुद को शांत किया। वो उठी और एक बार ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखा, फिर बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे सब चले गए। एक रूम में, ये रूम वेटिंग रूम था। हॉस्पिटल का सब खड़े हुए थे। रूही वहाँ खिड़की के बाहर देख रही थी। वो भाग गया। उसे शायद पता चल चुका था कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, जीवन ने कहा। उस पार्टी में वो भी था। जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं हॉल के, वो सारे चेक किए। उनमें वो कहीं नहीं दिखा। और जाने आने के रास्ते में सीसीटीवी फुटेज हटा दिए गए हैं। इतनी सिक्योरिटी थी वहाँ पर, वो कैसे आ सकता है? विराज ने कहा। वो मेन गेट से तो आया ही नहीं है। मुझे लगता है वो किसी और गेट से आया है, या फिर कोई लेकर आया है, कार्तिक ने कहा। हाँ, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी के बाद वो कैसे कोई आ सकता है, नियम ने कहा। अभय खिड़की पर खड़ी रूही को देख कहा। रूही एक टक बाहर देख रही थी। गेट खुला। अभय का एक गार्ड अंदर आया। सर, हमने सीसीटीवी फुटेज रिस्टोर कर ली है, गार्ड्स ने कहा। अभय ने उसे इशारा किया और दिखाने को कहा। गार्ड ने अपना लैपटॉप खोलकर उसके सामने कर दिया। सबकी नज़र लैपटॉप पर टिक गई। फुटेज चलने लगी। सब डांस कर रहे थे। अभय रूही को लेकर निकल गया कि ये किसी को नहीं दिखा। डॉक्टर ऑन इन हुई, लाइट ऑन हुई। सिया रूही को मिस्टर भल्ला के साथ डांस करता न देख इधर उधर रूही को ढूंढने लगी। फ्लैशबैक। सिया रूही को पूरे हॉल में ढूंढ रही थी। जीवन भी रूही को ढूंढने में लगा हुआ था। सिया जीवन गार्ड्स से बात करने लगे। उन्हें भी रूही के बारे में कुछ नहीं पता चला या था। सब रूही को ढूंढने लगे। अब उन्हें कौन बताए अभय लेकर गया है। सिया रूही को ढूंढते ढूंढते कॉरिडोर में आ गई। वो रूही का फ़ोन ट्राई कर रही थी, पर रूही का फ़ोन तो जीवन के पास था। सिया एक गार्ड से फ़ोन पर बात करते करते रूही को ढूंढ रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। सिया कॉरिडोर से होते हुए बेसमेंट में आई। रूही रूही सिया रूही रूही को बुला रही थी। वहाँ आई। बेसमेंट में किसी को न देख वो जाने लगी, पर अचानक से ही कोई सामने आ गया। सिया डर गई। एक स्टाफ खड़ा था। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? स्टाफ ने कहा। सिया ने तो अपने सीने पर हाथ ही रख लिया। ऐसे अचानक उसके आने से वो डर गई थी। कुछ नहीं, वो बस किसी को ढूंढ रही थी, सिया ने ये कहा। ने उसके पीछे से सर पर वार कर किया, जिससे सिया ने अपने सर पर दोनों हाथ रख लिए। उसने अपने हाथ को देखा, जिससे खून लगा था। सिया ने पीछे पलट कर देखा तो काली अपने हाथों में एक रेड रॉड लेकर खड़ा था। सिया ने काली को देखा तो उसे समझ में आ गया कि किसी मुसीबत में है। उसने धीरे से अपने हाथ में पहनी घड़ी को दबा दिया। सिया वहीं बेहोश हो गई और जमीन पर गिर गई। वो खुद होश में आई। उसने अपने आप को चेयर में बांधा पाया। उसके सामने काली बैठा था। फ्लैशबैक एंड। सब फुटेज देख रहे थे। काली इस मीटिंग में कैसे आया? वो यहाँ क्या कर रहा था? नियम ने कहा। किंग ये भी पता लगा कि काली की मैम के बारे में सब पता है, सिर्फ ये कि वो आपकी वाइफ है, गार्ड्स ने अभय से कहा। वो मैम के इन्फॉर्मेशन निकल रहा। सक्षम सर, नीलेश सर दोनों ने मैम की इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी थी, मगर मैम के ऐसे अचानक से पब्लिक हो जाने पर मैम की इन्फॉर्मेशन हाइड से पब्लिक हो गई। आपके कहे अनुसार हमने मैम की इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है, पर अगर मैम बार बार अपने घर अप डाउन करेंगी, वो कहीं ज़्यादा बाहर जाएंगी, तो उसे मैम की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, गार्ड्स ने कहा। उसे डर भी लग रहा था कि वो क्या बोल रहा है, फिर भी उसका हक था कि वो अपने मालिक की रक्षा करे। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। सर, एक बात और, गार्ड्स ने कहा। अभय ने के साथ साथ सब गार्ड्स को देखने लगे। सर, काली सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा है जिन लोगों ने उसे जेल भेजा था, और उनके साथ उसके परिवार को भी। वो उस इंसान के परिवार को मिटा देना चाहता है जिसके पीछे की वजह वो नहीं पता। कोशिश कर रहे हैं जानने की। काली का एक मकसद है, खुद किंग की चेयर पर बैठकर हुकूमत करना चाहता है। इसके लिए वो आपको टारगेट कर रहा है, आपकी कमजोरी ढूंढ रहा है।
हमने सबको सिक्योरिटी तो बढ़ा दी है, पर गार्ड कहता रुक गया। क्या? जैक ने पूछा। सर, हमने आसिमा मैम के पीछे अपने गार्ड्स को लगाए थे, पर आसिमा मैम ने गार्ड को बहुत मारा, जिनमें 2 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, गार्ड ने कहा। सब उसकी बात सुन आंख फाड़े देखने लगे। अभय तो अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। कार्तिक को देखने लगा, जो बिल्कुल शॉक था। वेल ट्रेंड गार्ड को वो कैसे मार सकती है? वो लोग हॉस्पिटल में हैं। कार्तिक अपने मन ही मन सोच रहा था। उसे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो खुद को इमेजिन कर लेगा। उसकी इमेजिनेशन कार्तिक असीमा को बार बार परेशान कर रहा है। अभी कभी इसके बाल छूता, कभी गाल। असीमा को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसने उसका हाथ पकड़कर पीठ के बल उसे नीचे की जमीन में गिरा दिया, जिसे सोचकर कार्तिक जोर से चिल्लाया। नहीं। वो अपनी इमेजिन दुनिया से बाहर निकला। क्या हुआ भाई? नियम ने पूछा। कुछ नहीं, वो अपने इमेजिन में पिटते हुए देख रहा था, अभय ने कहा। कार्तिक उससे घूरने लगा। अभय ने थोड़ी स्माइल कर पास कर दी। ऋत्विक अपना सर नीचे किए बैठा था। अभय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमें रूही की सिक्योरिटी और रूही का ध्यान रखना होगा। काली का प्लान क्या है ये हम नहीं जानते, ऋत्विक ने कहा। अभय ने हाँ में सर हिला दिया। मुझे पूरा शेड्यूल चाहिए। अभय ने जीवन को देखा। जीवन कुछ कहता उससे पहले ही जरूरत नहीं है इसकी, रूही ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। वो जब से आई थी खिड़की की तरफ देख रही थी। सब उसे देखने में लगे। हम अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं सब कुछ सहन कर जाऊंगी। एक बार सहन कर पछता चुकी हूँ, रूही ने कहा। किसी को समझ नहीं आई, पर अभय, ऋत्विक, कार्तिक को अच्छे से समझ आ गई थी उसकी बात। दोनों अभय को देखने लगे। अभय रूही को देख रहा था। रेहान अंदर आया। मैम, बाहर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं, रेहान ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया। वो बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे सब आ गए। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े हुए थे। मिस रूहानिका, डॉक्टर ने रूही को देखकर कहा। हेलो डॉक्टर, रूही ने डॉक्टर से हाथ मिलाकर कहा। सब देखने लगे कि ये कौन सा डॉक्टर है जो रूही को जानता है, वो भी कैसे। वो डॉक्टर बहुत एजेंट था। ओल्ड मैन, झुर्रियाँ थी, दिख रही थी, आंखों में चश्मा लगाया हुआ था, दांत भी आधे टूट चुके थे। मैंने सिया को एग्जामिन कर लिया है। घबराने वाली बात नहीं है, उसका पॉइजन भी निकल गया है। हाँ, अभी कमजोरी रहेगी, पर धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ड्रग्स की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो कभी कभी अजीब व्यवहार करेगी, पर समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, डॉक्टर ने कहा। रूही ने उन्हें थैंक यू कहा। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है। तुम हमारी रक्षा करती हो, हम तुम्हारी करेंगे, डॉक्टर ने कहा। रूही ने स्माइल की। डॉक्टर और रूही कुछ बात करने लगे। थोड़ी बात कर। रेहान, डॉक्टर को सही सलामत घर छोड़कर आना, रूही ने रेहान को ऑर्डर दिए। रेहान ने हाँ में सर हिला दिया। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड, डॉक्टर ने रूही के सर पर हाथ रखकर कहा। रूही ने स्माइल की। डॉक्टर चले गए। रूही वहीं चेयर में बैठ गई। डॉक्टर जो सिया को अंदर चेक कर रहे थे, वो लोग बाहर काम से 1.5 से 2.5 घंटे में निकले। उन्हें देख ऋत्विक ने पूछा, कैसी है सिया? डॉक्टर ने कहा, सी इज़ फाइन मिस्टर सिंघानिया। थैंक यू मैम, आपने वक्त रहते हमें डॉक्टर को बुला लिया। हमने उस थेरेपी के बारे में सुना था, पर आज देख भी लिया, डॉक्टर ने रूही को देख कहा। रूही ने सर हाँ में हिला दिया। किस थेरेपी की बात कर रहे हैं आप? कार्तिक ने पूछा। वो जो डॉक्टर आए थे, वो आर्मी से रिटायर हैं। वो अपने टाइम के एक स्पेशल डॉक्टर रह चुके हैं। जो थेरेपी दी गई है, वो जब किसी भी आर्मी ऑफिसर या फिर किसी एजेंट को कभी कोई जहर या फिर सांप काट लेता है, तो फिर कभी कोई गोली का जहर बॉडी पर फैल जाता है, तो एक थेरेपी होती है जिससे जहर को हम आसानी से बॉडी पर से निकाल सकते हैं। इसमें जिस जगह से उस इंसान को जहर दिया गया है, उसी जगह पर खून बाहर निकाल देते हैं, जिससे बॉडी पर कहीं भी ज़्यादा जहर न फैले, डॉक्टर ने कहा। सबने हाँ में सर हिला दिया। उसे होश कब तक आएगा? ऋत्विक ने पूछा। उनकी कंडीशन के हिसाब से उन्हें होश कल तक ही आएगा, क्योंकि उनके सर पर गहरा घाव है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर वहाँ से चले गए। सब वहीं बैठे हुए थे। विशाल वहाँ आया, उसके साथ प्रिया भी थी। वो दोनों जल्दी जल्दी चलकर आ रहे थे। विशाल तेज था, प्रिया तो पीछे ही छूट गई थी। विशाल जल्दी से रूही के पास आया। तू ठीक है न? सिया कहा। विशाल ने रूही को ऊपर से नीचे चेक कर कहा। मैं ठीक हूँ भाई। सिया को ठीक है, रूही ने आराम से कहा। दी प्रिया भी वहाँ आ गई। उसने रूही को देख कहा,
इसे क्यों लेकर आए हो? रूही ने विशाल से धीरे से पूछा। वो आने को जिद कर रही थी। घर पर अकेला कैसे छोड़ता। राजवीर आसिमा मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और नानी राजस्थान चली गई हैं, विशाल ने कहा। प्रिया दोनों की बात सुन मुंह बना लिया। नियम इतने दिन बाद प्रिया को देख रहा था, क्यों जिद कर रही थी यहाँ आने की? रूही ने प्रिया को देख कहा, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ, मेरी बहन मुसीबत में है और मैं नहीं आऊँ, प्रिया ने कहा। रूही ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। विशाल जीवन रूही किसी बात पर बात कर रहे थे। अभय वहीं खड़ा रूही को कब से देख रहा था। रूही उसे इग्नोर कर बात कर रही थी। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, ढीली सी टी शर्ट और ढीला सा लोअर पहना था। उसके बालों पर बन बना हुआ था, 2-3 लटें चेहरे पर आ रही थी। अभी भी उसकी मांग में लाल खून दिख रहा था, जो सूख चुका था। अभय ने रूही की मांग को देख हंस दिया। उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। कोई लड़की अपना दिल वार जाए।